मथुरा से है। बाइक सवार दंपत्ति को मारी गोली, दोनों की हालत गंभीर। धर्म नगरी वृंदावन इन दिनों अपराध की नगरी बन गई है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण महज 5 दिनों के एक के बाद एक 3 जानलेवा हमलों के रूप में देखा जा सकता है। इन 3 घटनाओं में जहां एक युवक और एक वृद्ध की मौत हो चुकी है, वहीं एक अधेड़ दंपत्ति जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है। यह तीसरी घटना परिक्रमा मार्ग स्थित मोहिनी नगर के समीप घटित है, जिसमें गोली लगने से गंभीर घायल पति पत्नी को इलाज के लिए आगरा ले जाया गया। जानकारी के अनुसार मूल रूप से सागर मध्य प्रदेश एवं हाल में मोहिनी नगर निवासी 65 वर्षीय अमोल सिंह और उनकी पत्नी 45 वर्षीय सविता रात्रि को वात्सल्य ग्राम में काम करके बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान घर से कुछ दूर पहले ही दोनों पति पत्नी एक किसी ने फायरिंग कर दी, जिससे दोनों गोली लगने से घायल हो गए। गोलियां चलने के बाद सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोग घायल दंपत्ति को इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय ले गए, जहां दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें एसएन हॉस्पिटल आगरा रेफर कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घायल की पुत्री चंद्रेश के मुताबिक उसके पिता के उनकी शादी करीब 4 साल पूर्व थाना माट के गांव खुर्रम निवासी कन्हैया चौधरी से की थी। आरोप है कि उसका देवर छोटू चौधरी उसकी छोटी बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने छोटी बहन की शादी किसी और से तय कर दी और शादी 22 फरवरी को होनी है। इसी के चलते देवर ने उसके माता पिता को गोली मार दी। वहीं सीओ सदर प्रवीण मलिक ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम को रवाना कर दिया है और मांट में भी जानकारी की गई है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो है ना, हमारी छोटी बहन की शादी करने के लिए जो बोल रहा था ना, तो वो उसकी शादी नहीं करी, उसकी शादी कहीं और कर दी। तो ये गोली कहाँ मारी, कहाँ से जा रहे थे? ये श्यामकुटी के अंदर है ना, वो खेत में मारी है। तो आपको कैसे पता चला कि उसी ने गोली मारी है? पता नहीं, वो मम्मी बोल रही थी, मम्मी ने शायद आवाज़ सुनी होगी। अच्छा, तो अब उनको रेफर कर दिया है? हाँ, पापा को तो ले गए, मम्मी को नहीं। मम्मी को ले जा रहे हैं? हाँ। क्या नाम है मम्मी पापा का? सविता मम्मी का नाम है, अमोल सिंह पापा का नाम है। ये हमें सोसैया अस्पताल से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लोग गोली से लग के घायल हुए हैं, पति पत्नी हैं। अमोल और सुनीता हैं, ये लगभग 50 वर्ष के आसपास इनकी आयु है। तत्काल हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं वो पहुँचे, उनसे बातचीत की तो उनका बताना है कि हमारी जो बेटी है बड़ी वाली, वो माट क्षेत्र के खुर्रम गांव में ब्याही है। उसका छोटा जो भाई है उसने हम लोगों को गोली मारी है और विवाद की जड़ है इनकी छोटी वाली बेटी जो है, उसकी शादी है 22 तारीख को और वो जिद कर रहा है कि उसकी शादी मेरे साथ की जाए। इनके संबंध आपस में ख़राब हैं और उनका कहना यह है कि उसी ने हम लोगों को गोली मारी है। क्या अभी तक आरोपी की हम लोग टीम रवाना किए हैं और मार्ट में भी संपर्क किया जा रहा है, जल्दी गिरफ्तारी होगी। 2 मरीज को हमारे पास जो है इमरजेंसी में लाया गया कुछ व्यक्ति के द्वारा। जब इनको लाया गया एग्जामिनेशन में पता चला कि दोनों ही मरीज को जो है गोली लगने की शिकायत है। जब मैंने एग्जामिन किया तो जो मेल पेशेंट हैं अमोल सिंह, इनको जो है बैक ऑफ एब्डोमेन एलएस स्पाइन के पास जो है फायर आर्म इंजरी दिख रही है। जो महिला है, महिला का नाम सविता, वाइफ ऑफ अमोल सिंह, इनको लेफ्ट इलियक क्रेस्ट के पास जो है इंजरी है। दोनों ही केसेस जो है दिखने से प्रथम दृष्टिया जो है फायर आर्म इंजरी लग रही है और दोनों घायल को जो है हमने इमीडिएट ट्रीटमेंट दे करके जो है एसएनएमसी आगरा के लिए रेफर किया। कहाँ गोली लगी थी दोनों दंपति की? पहले जो अमोल सिंह है, इनको जो है रीढ़ की हड्डी के पास गोली लगी हुई है और जो महिला है इनको कमर के पास लेफ्ट साइड में इलियक क्रेस्ट के पास लगी हुई। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। सपा अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज होने पर निष्पक्ष जांच के लिए अफसरों से मिले विधायक। आपको बता दें, नगर निगम के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार राठी द्वारा सपा के निर्वाचमान महानगर अध्यक्ष शानी अली शानू के खिलाफ धमकाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। शानू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने से सपाइयों में गुस्सा देखा जा सकता है। इस बीच सपा के 4 विधायकों ने एसएसपी और डीएम से मुलाकात करके निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। सपा नेताओं का कहना है कि हावी होती अफसरशाही के दौर में जनहित के मुद्दों को उठाना भी दुश्वार हो गया। याद रहे कि बीते दिन नगर निगम के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार राठी ने शानी आलू शानू ईओ का आरोप है कि शानू ने उन्हें धमकाया और जान से मारने की धमकी दी है। आरोप है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जबरन शानी अली शानू उसके चैम्बर में घुस गए और मेजर पर हाथ मारते हुए नागफनी क्षेत्र के विकास कार्य कराने और उसकी पसंद के ठेकेदारों से कार्य कराने के लिए दबाव बनाया।
उन्होंने कहा कि शाने अली शानू सरकारी कार्यों में बाधा डाली और उनके कृत्य से स्टाफ भी भयभीत है। ईओ की तहरीर पर शाने अली शानू के खिलाफ सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसी को लेकर देहात अली शानू के खिलाफ सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसी को लेकर देहात विधायक नासिर कुरैशी, कांड विधायक कमर अख्तर, बिलारी विधायक मोहम्मद फसीम आदि लोग उपस्थित रहे। बैठक हो भी रही है, जनप्रतिनिधियों को बुलाया भी जा रहा है और यहाँ पे भी हमने उन्हें उसी शासनादेश का हवाला दिया, तो उन्होंने भी कहा, आश्वासन दिया हम लोगों को, नहीं ये अच्छी पहल है और इस पहल के लिए होना चाहिए, जनप्रतिनिधि मिलेंगे, समस्याएं समाधान होंगी बहुत सारी। सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी और डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि उन समस्याओं का समाधान होगा। सर मेनली एक मुद्दा जो था महानगर अध्यक्ष थाने अली शानू का, क्या मुद्दा नहीं, था? वो भी उस बारे में भी चर्चा हुई, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि कोई भी जनप्रतिनिधि है, क्या वो सभासद है, चेयरमैन है, विधायक है, एमपी है, तो अपने क्षेत्र की समस्या लेके वो अधिकारियों से मिलेगा। तो महानगर के अध्यक्ष जो हैं शाने अली शानू साहब, वो हमारे जो नगर आयुक्त या अपर नगर आयुक्त हैं महोदय, उनके यहाँ पर अपने एक झारखंड मंदिर है जहाँ पर शिवरात्रि के समय में बहुत बड़ा आयोजन होता है और बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी, उसी संबंध में मिलने गए थे, लेकिन जो समस्या उन्होंने रखी उसके बाद में वहाँ से अधिशासी अधिकारी द्वारा जो है उनके खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया गया और उस पर FIR दर्ज हुई। हमने डीएम साहब से अनुरोध किया कि साहब अगर जनप्रतिनिधि अपना समस्या लेके अधिकारियों से नहीं मिलेंगे या अधिकारियों को नहीं कहेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि इसके वो निष्पक्ष जांच कराएंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। प्रार्थना पत्र में मेनली क्या आरोप है? नहीं, इसका तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जो भी है हमने डीएम साहब से कहा कि इस तरह का जो वो है इसके ऊपर गंभीरता से जांच कराई जाए और इसके उनको न्याय मिलना चाहिए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। मुरादाबाद से राहन सारी रिपोर्ट जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से। धर्मनगरी वृंदावन में आपराधिक गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही। जहां 4 दिन पूर्व एक युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने रात्रि को सुलझाई, वहीं एक वृद्ध की उसके घर से ही हत्या कर दी गई। घटना के बाद से नौकर दंपत्ति घर से स्कूटी समेत अन्य सामान गायब है, जिससे नौकर द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही। सूचना पाकर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच तथा फरार नौकर दंपत्ति की तलाश शुरू कर दी। मृतक मूल रूप से दिल्ली निवासी 77 वर्षीय राधेश्याम अग्रवाल, जो करीब 25 साल से चैतन्य विहार फेज 1 स्थित फ्लैट में अकेले रहते थे, जबकि उनके 2 पुत्र सामने राधे धाम अपार्टमेंट में रहते थे और अपने पिता का हालचाल जानने के लिए आते जाते रहते थे। सुबह उनका नाती कृष्णा अपने बाबा से मिलने पहुंचा तो देखा कि घर के अंदर उसके बाबा राधेश्याम अग्रवाल लहूलुहान व मृत अवस्था में पड़े हैं, जिसके सिर पर लगी गहरी चोट से प्रतीत हो रहा कि उनके सिर पर हमला कर उनकी हत्या की गई। घटना की जानकारी लगते ही मृतक के परिजन एवं एसपी सिटी मार्तन प्रकाश सिंह और क्षेत्रीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए तो उसमें कुछ लोग रात्रि में घर में आवागमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर फरार नौकर दंपत्ति की तलाश पर पूरी नौकरों के बारे में जानकारी हासिल कर रही। एक राधेश्याम अग्रवाल हैं जिनकी उम्र करीब 77 साल की होगी। ये पिछले 25 साल से यहाँ रह रहे हैं और ये मूल निवासी दिल्ली के हैं। आज रात इनकी किसी ने हत्या कर दी है। इन्होंने सेवक रखा है, सेवक अपनी बीवी के साथ रहता था, वो मिसिंग है। घर से कुछ सामान भी गया हुआ है, स्कूटी भी इनकी गायब है और संभावना ये लग रही है कि ये जो सेवक इन्होंने रखा था मियाँ बीवी, उन्हीं द्वारा ये अपराध कारित किया गया है। सीसीटीवी फुटेज हमारी टीम देख रही है, उससे भी कुछ क्लू मिला है जिस पर पुलिस आगे काम कर रही है। जो सेवक लगा के रखा था इन्होंने कब से इनके यहाँ था? 1 महीना बताया जा रहा है, करीब 1 महीने से यहाँ रह रहा है। कहाँ के थे वो लोग? ये कुछ नहीं किसी को पता है, लेकिन हम लोग उसको तलाश करके जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। प्राथमिक विद्यालय में नहीं है कमरों की व्यवस्था, विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों हो रहे परेशान। आपको बता दें, मुरादाबाद के विकासखंड डिलारी की ग्राम पंचायत मंसूरपुर में छात्र छात्राओं के बैठने के लिए नहीं है कमरे। आपको ये भी बताते चले कि मंसूरपुर में बने प्राथमिक विद्यालय में मात्र 3 ही कमरे बने। विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या 124 है और 3 कमरे बने हैं, जिसमें स्कूल में कक्षा 5 तक के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं।
जिससे कक्षा 4 और कक्षा 5 के छात्र छात्राओं को एक ही कमरे में बैठाकर शिक्षा दी जाती है, जिसमें बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। वहीं सहायक इंचार्ज कमलेश ने बताया कि कमरों के अभाव होने के कारण 2 कक्षाओं के साथ एक ही कक्ष में बैठते हैं, जिसमें पढ़ने के टाइम काफ़ी दिक्कत आती है। एक कक्ष में 2 ब्लैक बोर्ड लगे हैं। जब कक्षा 4 के बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर समझाने की कोशिश करते हैं तो कक्षा 5 के बच्चों को परेशानी होती है। वहीं सहायक इंचार्ज ने बताया कि इसकी शिकायत हम कई बार विभाग में कर चुके हैं, लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक ही कमरे में 2 क्लासों के बच्चे पढ़ाने में हमें भी परेशानी होती है। अब देखना यह होगा कि इस प्राथमिक विद्यालय में कमरों की व्यवस्था होती है या यूं ही एक ही कमरे में बैठकर 2 क्लासों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। टोटल 124। अच्छा, ये क्या मामला जो 2 कक्षाओं के एक ही कमरे में बच्चे बैठे हैं? अब कमरों की कमी है, इसलिए कमरों की कमी है। अच्छा, तो किस तरह से क्लास जो है पे अटेंड कर पाती हैं आप? बस ऐसे करते हैं जैसे नहीं, कक्षा 4 और कक्षा 5 के बच्चे एक ही उसमें कमरे में बैठे हैं, तो किस तरह से क्लास अटेंड करती है? बस जैसे 2 ब्लैक बोर्ड है, एक साइड में बैठ जाती हूँ 5वीं क्लास को लेकर, एक में ये मैडम है, ये बैठ। नहीं, अगर 2 बोर्ड पर दिखाएंगे तो बच्चों का तो ध्यान मतलब इधर उधर भटकेगा ना। वो तो परेशानी का है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने की कहीं? कम व्यवस्था नहीं है? बहुत बार की है। कहाँ शिकायत की? हमारे ब्लॉक में ही की है। ब्लॉक में की है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहोगे जो 2 कक्षाओं के बच्चे एक ही उसमें बैठे हैं कमरे में? बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ 2 रूम बनवाया जाए। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। थाना कोसी कला पुलिस द्वारा अंतर्राज्य चोर गिरोह का पर्दाफाश। 3 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस व 1 लोहे की राड के साथ साथ लूट हुई रकम की बरामद। अंतर्राज्य गिरोह का एक आरोपी फरार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोसी कला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 3 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार करते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए सभी आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं, जो भी अपनी रिश्तेदारी में कोसी कला आए हुए थे। इसी के चलते उन्होंने विगत 10 फरवरी को 2 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा करने के लिए इसी के चलते कोसी कला पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अभी गिरोह का एक सदस्य चल रहा फरार। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से तमंचा 315 बोर के साथ चोरी किए गए 27,000 रुपये बरामद किए। इस संबंध में एसपी ग्रामीण द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। देखिए, कोसी थाना क्षेत्र में दिनांक 10 फरवरी को 2 दुकानों में चोरी की वारदात हुई थी। गले से उन्होंने लगभग एक दुकान से 70,000, एक से 22,000 रुपये चोरी कर दिया था। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुखबिरों से और सर्विलेंस की मदद से 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अमान, शुएब और गुफरान हैं। ये थाना दिल्ली गेट मेरठ के रहने वाले हैं। ये इनका एक अन्य साथी था शादाब की रिश्तेदारी कोसी कला क्षेत्र में थी, तो वो अपने साथ इन लोगों को लेकर के आया था। पुलिस के द्वारा इनके मूवमेंट को ट्रैक करके इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस को 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 1 लोहे की रॉड और 27,000 रुपये बरामद किए हैं। इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है तथा इनके अन्य साथी जो शादाब है उसकी पुलिस तलाश कर रही है और उसको भी जल्दी पकड़ करके बाकी रिकवरी करेंगे। इससे पहले कोई आपराधिक, देखिए इनका आपराधिक इतिहास है, उसको मैंने ये प्रेस नोट में आपको दे दिया है। इन पे मेरठ से भी मुकदमे हैं यहाँ के अलावा चोरी के। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर
मुरादाबाद से है। सीए शहताब तिवारी हत्याकांड आ गई है रिपोर्ट। शहताब तिवारी को 2 शूटर ने मारी थी 7 गोलियां। पोस्टमार्टम के दौरान एक गोली बॉडी में मिली। शहताब की बॉडी के कई पार्ट्स हो गए थे डैमेज। हत्या में 32 बोर के पिस्टल का हुआ था इस्तेमाल। 2 डॉक्टर्स के पैनल द्वारा किया गया था पोस्टमार्टम। भाई इधर क्या कर रहे हो यार? थोड़ा साइड इधर को, अरे इधर को मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। श्री कृष्ण स्थान ईदगाह बाद मामले के आज एडीजे 6 की अदालत में सुनवाई हुई थी, लेकिन न्यायालय में व्यवस्था के चलते आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। वादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट के बाद मामले में आज 7 से 11 रूम पर सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन न्यायालय में व्यवस्था के चलते आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। महेंद्र प्रताप का कहना है कि पिछली सुनवाई के दौरान बहस पूरी हो चुकी थी। आज इस मामले में न्यायालय को अपना निर्णय सुनाना था, लेकिन न्यायालय की व्यवस्था के चलते आज मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। जन्मभूमि के मामले में आज माननीय एडीजे 6 महोदय के यहाँ ऑर्डर रिजर्व था और पिछली 8 तारीख को इसमें दोनों पक्षों की श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की तरफ से और शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से आर्गूमेंट लगभग 5 घंटे हो गए थे और माननीय न्यायालय के द्वारा आज ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया था। और हम चाहते हैं कि कोर्ट कमीशन का ऑर्डर माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि लोअर कोर्ट को करें, क्योंकि कोर्ट कमीशन इस केस में जाना नितांत आवश्यक है। कोर्ट कमीशन वहाँ जाएगा, पूरे एरिया की डायमेंशन होगी, वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी और पूरे तथ्य न्यायालय में आएंगे, जनमानस के सामने आएंगे। तो इसी को लेकर के माननीय न्यायालय से हमने अनुरोध किया था कोर्ट कमीशन के लिए, और हमने इसमें हाई कोर्ट की रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग सभी दाखिल की थी और जितने भी एविडेंसेज हैं सब हमने दाखिल किए थे। हमने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम की किताब का भी हवाला दिया था, मेमोर मथुरा एफ.एस. ग्राउज की किताब का भी हवाला दिया है, मथुरा गजेटर भी हमने दाखिल किया है। और हमारा कहना है कि वहाँ पर कोर्ट कमीशन का जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हिंदू सिंबल्स को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू सिंबल्स किसी भी कीमत पर मिटेंगे तो केस की दिशा ही बदल जाएगी। तो हम चाहते हैं कि वहाँ की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो और पूरी डायमेंशन हो। 13.37 एकड़ की जो कटरा केशवदेव की प्रॉपर्टी है, भगवान श्री कृष्ण की प्रॉपर्टी है। तो आज उसमें ऑर्डर आना था, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा अभी ऑर्डर नहीं आया है और अग्रिम तारीख ऑर्डर के लिए 23 फरवरी निर्धारित माननीय न्यायालय द्वारा की गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि 23 फरवरी को इसमें ऑर्डर आएगा। क्या कुछ रहेगा 23 फरवरी को? बताना। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी हाजिर होगा? नहीं, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तो पहले ही हाजिर है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर है, उनके अधिवक्ता हाजिर हो गए हैं। शाही ईदगाह पक्ष ने भी अपनी आर्गूमेंट पेश रख दिए हैं। अब कहने को उनके पास शेष कुछ नहीं रहा है, लेकिन माननीय न्यायालय ने इसमें डेट लगाई है, तो देखते हैं न्यायालय के डेट के बाद ही उसमें कुछ डिसाइड कर पाएंगे और 23 तारीख को इसमें फैसला आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। फैसला आना था, क्या कुछ रहा? हाँ, ये रिवीजन में आज बेसिकली जजमेंट के लिए और शीर्ष बहस के लिए डेट फिक्स की गई थी। आज लास्ट डेट पर रिवीजन पे हमारी तरफ से बहस कंप्लीट कर दी गई थी, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बहस अभी बाकी है। तो उस संबंध में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट के पास आज बहुत ज़्यादा फाइलें थी, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने सुनवाई नहीं की और ये कहा कि हमसे कि डेट ले ली जाए। तो उन्होंने अगली तारीख 23/2 फिक्स कर दिए। 23/2 को संभवतः अगर दोबारा से आर्गूमेंट होते हैं या कृष्ण जन्मभूमि पक्ष की तरफ से कोई आर्गूमेंट और किए जाते हैं तो हम भी अपना जवाब अकॉर्डिंगली दाखिल करेंगे। और उस दिन लेकिन सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की बहस होगी, उसके रिप्लाई में वो बहस करते हैं तो पुनः फिर बहस होगी, तब फिर जजमेंट पारित किया जाएगा। किस बात को लेकर बहस चल रही है, क्या मामला है? बहस बेसिकली ये है कि लोअर कोर्ट ने एक अमीन कमीशन की दरखास्त इन लोगों ने प्लेंटिफ ने मूव की थी, जिसके संबंध में हमने ये कहा था कि साहब सबसे पहले हमारी जो दरखास्त है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की ऑर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत दाखिल होती है, उस पर सुनवाई की जानी चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और मेरिट पर यह तय किया कि सबसे पहले वाद की पोषणीयता पर सुनवाई की जाएगी।
उसी के विरुद्ध उन्होंने यहाँ पर रिवीजन फाइल किया है कि साहब उन्होंने अमीन कमीशन की दरखास्त को पहले नहीं सुना, हमारी एप्लीकेशन को पहले सुना जा रहा है, उसी के संबंध में रिवीजन है और होपफुली ये रिवीजन भी उनका खारिज होगा क्योंकि लीगली ऐसे इश्यूज़ के संबंध में रिवीजन लाई नहीं करता और ना ही मेंटेनेबल है। और बात करें तो पहले कितने प्रार्थना पत्र रिजेक्ट हो चुके हैं, खारिज हो चुके हैं? अभी तक अमीन कमीशन के संबंध में ऐसा तो कोई प्रार्थना पत्र अभी पेंडिंग है, खारिज तो कोई हुआ नहीं है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने हर एक मुकदमे में ये मानते हुए कि सबसे पहले वाद की पोषणीयता पर सुना जाना चाहिए, हमारी एप्लीकेशंस की हियरिंग में फाइलें लगी हुई हैं और उन पर आर्गूमेंट चल रहे हैं। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से पूर्वी सीमा में मीना मस्जिद को हटाने वाली केस में आज माननीय सिविल कोर्ट सीनियर डिवीज़न में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड के वकील डॉक्टर निगम हाजिर हुए और हिंदू पक्ष ने मांग की माननीय न्यायालय से कि मीना मस्जिद पर सरकारी ज़मीन भेजा जाए और वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता लगाया जाए और मीना मस्जिद की नापतोल की जाए, जिससे यह माननीय न्यायालय को पता चल सके कि मीना मस्जिद ने कितना एरिया घेर रखा है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने माननीय न्यायालय से 7 रूल 11 पर बहस के लिए कहा। माननीय न्यायालय ने अब अमीन जांच की सुनवाई के लिए उसमें 23 फरवरी की डेट लगा दी है। अब इस पर फैसला अमीन जांच पर 23 फरवरी को होगा। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से। आशिक भोपाली व अभिनव श्रीवास्तव का नया गाना हो रहा रिलीज। आपको बता दें, अपने यहाँ भोपाल के जाने माने रैपर आशिक भोपाली और अभिनेता निर्माता अभिनव श्रीवास्तव जो भोपाल के दीवाना परिवार से हैं, इस बार फिर किया धमाल। उनका गाना मैं शराबी 2.0 यूट्यूब पर बड़ा ही लोकप्रिय हो रहा, जो कि एक पुराने गाने का रैप वर्जन है, जिसमें मुख्य भूमिका अभिनव श्रीवास्तव ने निभाई है। इस गाने के कोरियोग्राफर बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर सुषमा सुनाम ने की है। निर्देशक अदनान फारूकी हैं। आशिक भोपाली का कहना है कि उनके पिछले गानों को जितना प्यार मिला, जिससे ऑनलाइन लड़की जो मिक्का सिंह ने लॉन्च किया है, उसके बाद इस गाने को भी प्यार मिला। यह लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। अभिनव श्रीवास्तव ने बताया कि वो आशिक भोपाली के साथ कई वर्षों से जुड़े हैं। इससे पहले भी कुछ भोपाली गाने निश्चित कर चुके हैं। अब मैं शराबी 2.0 की सफलता से बेहद खुश हैं। एक्चुअली मैं रोहित को मैं पिछले 15 साल 12 साल से जानता हूँ और ये काफ़ी क्रिएटिव है और जो भी गाने बनाता है वो ऐसा होता है कि यार कहीं ना कहीं यूथ में वो हिट हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगा कि एक गाना इसने मुझे पहले एक बना के भेजा था और बोला भैया इसको अपन करते हैं साथ में। तो हमने वो गाना किया और वो काफ़ी मैसिव हिट हुआ, सोशल मीडिया पे लोगों को काफ़ी पसंद आया। फिर इसने अभी एक गाना मुझे भेजा, 3-4 गाने भेजे थे, उसमें से एक गाना भेजा। कहते दादा एक गाना बनाया है आपके लिए जो मैंने 12 साल पहले आपको सुनाया था, अब इसको मैंने पूरा बना दिया है, आप सुनिए एक बार। जैसे ही मैंने गाना सुना मैंने बोला भाई लॉक करो, डन करो, कब शूट करना बताओ। तो भाई बोलते हैं दादा 5 तारीख को शूट कर लेंगे। मैंने डन। तो आज 5 तारीख और हम यहाँ पर आ गए हैं और ये गाना है मैं शराबी। सॉन्ग की लाइन गाता हूँ। मैं तो आवारा हूँ, दीवाना हूँ, सौदाई हूँ, चलती फिरती हुई रुसवाई ही रुसवाई हूँ। हाय सांस लेना मुझे, हाय सांस लेना मुझे दुश्वार है। आखिर क्यों है मैं शराबी हूँ, मुझे प्यार है। आखिर क्यों है। थैंक यू। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। अगर नहीं रोकी पति की दूसरी शादी तो मैं कर लूंगी आत्महत्या। मामला हाईवे थाने का है। रामकृष्ण नगर कॉलोनी के रहने वाली पुष्पलता की शादी 2013 में जयपाल निवासी पाली खेड़ा के साथ हुई थी। अब मामला कुछ इस तरह है। पुष्पला का कहना है कि उनके पति जयपाल ने उसके भाई को 2017 में मार डाला, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है, जिसमें आरोपी जयपाल के कई बार वारंट भी आ चुके हैं और कोर्ट से कुर्की के आदेश भी हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाईवे थाना पुलिस आज तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसी क्रम में पुष्पलता का केस आरोपी जयपाल से कोर्ट में चल रहा। अभी तक तलाक भी नहीं हुआ और आरोपी जयपाल अपनी दूसरी शादी कर रहा है,
जिसकी सगाई 15 फरवरी 2023 को हुई थी। जैसे ही पुष्पलता को पता चला वो आज एसएसपी ऑफिस पहुंची। उन्होंने कहा अपनी समस्या बताई। कोर्ट में केस चल रहा है, डाइवोर्स फाइनल भी नहीं हुआ है और उसका पति दूसरी शादी कर रहा। पुष्पलता ने कोर्ट के कागज दिखाते हुए एप्लीकेशन देकर एसपी सिटी व सीओ उन्होंने हाईवे थाने भेजते हुए कहा कि उचित कार्रवाई होगी। पुष्पलता का एक 8 साल का बेटा भी है। उसका कहना है कि कोर्ट के केस चल रहा है, उसके बावजूद भी अगर उसने शादी कर ली तो आत्महत्या कर लूँगी। सर मेरा हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है और मैं यहाँ पर अपनी हस्बैंड की शादी को रुकवाने के लिए आई थी और सीओ मैडम ने, एसपी सिटी साहब ने, एसएसपी साहब ने, सबने ऑर्डर कर दिया कि शादी को रुकवाया जाए और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि शादी रुक नहीं सकती है। मुझे सुबह से अब दोपहर हो गई और भूखे प्यासे मैं पागलों की तरह भटक रही हूँ। अगर ये शादी नहीं रुकी तो मैं और अपने बच्चे को कल आत्मदाह कर लूँगी। क्या मामला था? सर मेरे हस्बैंड ने मेरे भाई का मर्डर कर दिया था 2017 में। मेरे भाई की वाइफ के साथ अफेयर चल रहा था, उसके चलते हुए उसने मुझे घर से निकाल दिया मारपीट के। मेरा केस चल रहा है कोर्ट में और 302 के वारंट जारी हो चुके हैं, 82 की कार्रवाई, 83 की कार्रवाई सब हो चुकी हैं और उसके बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाई कोर्ट में मेरी अपील पेंडिंग पड़ी है। यहाँ पे एक बच्चे तलाक ले लिया है मेरे हस्बैंड ने। अब ये कह रहे हैं कि अपील तो सब कर देते हैं, अपील का क्या है और हाई कोर्ट से ये ऑर्डर लाने का मतलब ही क्या हो गया? फिर तो इंसान डाइवोर्स लेके दूसरी शादी करता घूमे। वो तो सोच लेगा शादी तो हो गई, अब हम मुकदमे लड़ते रहेंगे, ज़िंदगी में लड़ना ही है। फिर आपने कहाँ एप्लीकेशन दी? सर मैंने एसपी सिटी साहब के यहाँ दी थी, सीओ मैडम के यहाँ दी थी और एसएसपी ऑफिस दी थी। और हाईवे थाने वालों ने यहाँ पे कॉल करके बोला कि शादी को रुकवाया जाए। अब ये कह रहे हैं कि शादी नहीं रुकेगी, तुम्हारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। तो आपको कैसे पता लगा कि शादी हो रही है? सर मेरे पास सगाई की फ़ोटोज़ हैं उसकी। कल उसकी सगाई है और कल ही शादी कर रहा है। कल शादी कर रहे हैं जी। अगर शादी नहीं रुकती है तो क्या? अगर शादी नहीं रुक पाती है तो? सर शादी नहीं रुक पाती है तो फिर मैं ऐसे जीवन का करूँगी क्या? मैं ख़त्म हो जाऊँगी, अपने बच्चे को ख़त्म कर लूँगी। ये बच्चा है आपका? जी ये बच्चा है मेरा। क्या कहना है आपका पुलिस? सर पुलिस भ्रष्ट हो चुकी है। ये कोई कार्रवाई नहीं करके देगी। ये घूस खाने वाली पुलिस हो गई है। इन्हें किसी के जीवन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक पुष्पलता मरेगी तो इनका क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ जाएगा? उन्हें तो पता है कि आते जाते रहते हैं ऐसे मुकदमे। तो सर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला। मैं क्यों गई थी न्याय लेने की? डिवोर्स की डिग्री लेने के लिए गई थी वहाँ पे और यहाँ से भी मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ से मुझसे कहा जा रहा है कि शादी नहीं रुक सकती है। बोल रहे हैं हो जाने तो शादी बाद में लड़ने ना। अरे मैं इतनी करोड़पति हूँ क्या कि मुकदमे लड़ती रहूँ? और मुझे पैसा ही होता तो मुकदमे लड़ती क्या मैं? अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने तो मुझसे बोल दिया था कि शादी रुक जाएगी, तुम चले जाओ वहाँ पे। और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं शादी नहीं रुक सकती है। ये कह रहे हैं अपील की कोई वैल्यू है ही नहीं है, तुम्हारी गलत है, तुम्हारा स्टे नहीं है, अपील है। जब अधिकारियों ने बोल दिया था उनके कहने से क्या हो रहा है? सर ये अधिकारी कह ही तो सकते हैं, कार्रवाई तो यही करेंगे, अधिकारी थोड़ी ना करने जाएगा। यहाँ पे आपको कार्रवाई के लिए क्या कह रहे हैं? सर मुझसे ये कह दिया गया है कि तुम्हें। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।